नमस्कार साथियों। कल जो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में काफी बुरी घटना देखने को मिली, सुनने को मिली, सचमुच में परेशान कर देने वाली है। लेकिन बात सिर्फ दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर या करोल बाग या पटेल चौक की नहीं है। जो भी महत्वपूर्ण शहर हैं पूरे देश में, वहाँ सब इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। अभी आप देख लीजिए, हाल में ही फ्लडिंग आया है, तो महाराष्ट्र की बात करें या फिर बिहार में बात करें, असम में बात करें, तो हर जगह इस प्रकार की स्थितियां निकल कर आ रही हैं। और ये सब परेशानी हर साल की बात होती है, लेकिन सुधार के नाम पर जीरो होता है, जीरो रिफॉर्म होता है। पटना की ही बात कर ले, तो आप जिस जगह पर रह रहे होंगे, वहां पर आपको स्वास्थ्य खाना नहीं मिल पा रहा होगा, पीने का सही पानी नहीं मिलता होगा, रूम काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट रहता है, वहीं पर कीचड़ भरे पड़े रहते हैं, साफ-सफाई नहीं, गंदगी रहती है। तो ये सब समस्याएँ ऐसा मानो कि सरकार के नज़र में समस्याएँ हैं ही नहीं। लेकिन वही बात है, एक तरफ स्टूडेंट्स भविष्य बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं, बेचारे घर से बाहर निकलते हैं, पैसे खर्च करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें स्वास्थ्य का नुकसान करना पड़ जाता है, शरीर का, मेंटल हेल्थ का कोई केयर नहीं कर पाते। ये सब बहुत ही विचित्र समस्याएं देखने को मिल रही है। लेकिन बात वही है, आप अपना केयर रखें और सतर्क रहें, क्योंकि दूसरे कोई आपका केयर नहीं कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है, बस बातें बनती है, पॉलिटिसाइजेशन होता है, लेकिन सुधार के नाम पर जीरो। भले ही बड़ी बड़ी बातें हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा विकसित दिशा में चल रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी जानते हैं। जो बेसिक बेसिक सुविधाएं कम से कम उस पर तो सुधार की जाए, जिससे लाइफ का खिलवाड़ ना हो। भाई, स्टूडेंट्स भविष्य होते हैं देश का। अब उनके साथ इस प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, तो कितनी बड़ी समस्याएं की बात है कि आगे चलकर कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। उनके मेंटल हेल्थ के बारे में कोई नहीं सोचता, इमोशनल हेल्थ के बारे में सब ऐसे ही दूर दूर बातें करते हैं, लेकिन समाधान कोई नहीं निकाल पाता। इसलिए मित्रों, आप अपना ख्याल रखें। आप अपने ख्याल की जिम्मेदारी, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आप ही पर है। अपने आप में जितना हो सके आप स्वस्थ रहने का प्रयास करें, अलर्ट रहने का प्रयास करें। अगर इस प्रकार का सिचुएशन आपके जगह पर भी बन रहा है, तो कृपया आप उन जगहों पर ना जाएं, घर पर ही पढ़ें, आराम से स्थिर से पढ़ें और बिना कोई टेंशन के जो होगा सो हो जाएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मित्रों, इसी के बाद हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इकोनॉमिक सर्वे भी आपके लिए लाया जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि आज आपका इकोनॉमिक सर्वे का क्लास है। और इसको हमने जो भी महत्वपूर्ण डाटा है उसको कंपाइल किया है वेरियस इंपॉर्टेंट वेबसाइट से, जो क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको बस शांति से रिवाइज करना है, सुनना है, और आपका काम हो जाएगा। तो इसमें एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो रेड कलर से हमने हाईलाइट किए होंगे, वो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेटर है कि आप रिकॉल करके उन क्वेश्चंस को ध्यान करें और याद करने का कोशिश करें। हम बीच बीच में प्रश्न भी पूछेंगे, ताकि आपका रिकॉलिंग पावर मजबूत हो और आप आराम से रिवाइज कर सके। पीवाईक्यू को इंक्लूड करने का मकसद यही है कि आपका रिवाइज हो जाए, आप टॉपिक को समझ पाए, टॉपिक की अहमियत को समझ पाए। चलिए चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चैप्टर होगा आपका स्टेट ऑफ इकोनॉमी, और इसके तहत जो इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 24 में, यानी कि 2023 से 24 में जो भारत का रियल जीडीपी ग्रोथ हुआ है वो है 8.2%। क्वेश्चन पूछने की काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। और इंडिया ने 2021 में जो प्री पैंडेमिक लेवल का जीडीपी वैल्यूएशन था उसको क्रॉस किया। तो ये ईयर याद रखना है, यानी कि जब पैंडेमिक आया था 2020 में, तो जीडीपी काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हुई थी। तो इससे पहले जीडीपी यानी कि 2019-2018 की बात करें तो जीडीपी काफ़ी मजबूत थी, तो उसको रिकवर करने में जो समय लगा, कहीं ना कहीं 2021 में जाके रिकवरी हुई थी। ये आपका अलग से इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, इसलिए हमने आपको बताया।
और एक बात और ध्यान रखनी है, इंडिया एक हाई ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन कंट्री है, ठीक है। तो अगर हम सेक्टर वाइज शेयर कहें इन द ग्रोस वैल्यू एडिशन एट द करेंट प्राइस, तो जो आपका प्राइमरी सेक्टर है जिसको हम एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की बात करते हैं, इसका जो सबसे ज़्यादा शेयर है वो है आपका 17.7%। ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा कलर कोडिंग मिस्टेक हो गया, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर है। दूसरा जो आपका मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो 27.6% है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो है आपका सर्विसेज सेक्टर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए अब हम कुछ और फैक्ट्स की बात करते हैं। यहाँ पर आपको फैक्ट्स ही मिलेंगे, आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कंसेप्चुअल की बातें तो होती नहीं है, ठीक है। बीच बीच में कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, हम आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको आंसर करते रहना है कमेंट सेक्शन में। तो एक है आपका हाउस होल्ड सेविंग। हाउस होल्ड सेविंग का मतलब क्या होता है, जैसे एक हाउस होल्ड में परिवार होती हैं, ठीक है। आपके घर में भी आपके माता पिता सब भाई बहन होंगे, तो हाउस होल्ड हो गया एक। अब वो उनके पास कुछ पैसे होते हैं तो वो जमीन में, फिजिकल एसेट्स लाइक गोल्ड में, उन सब में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो जो बचत करते हैं वो, तो वो जो डाटा निकल कर आया है फाइनेंशियल ईयर 2023 में, वो है आपका 12.9% ऑफ जीडीपी। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने चलाया था उसके कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आए हैं जिसे आपको ध्यान रखना है, और जो हम हाईलाइट करेंगे बस उसी को पढ़ना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, एक तो है आपका जल जीवन मिशन, काफ़ी ज़्यादा हाल फिलहाल में इस योजना को लॉन्च किया गया था। इसके तहत क्या है कि जो भी आपके हाउस होल्ड्स हैं उनको टैप वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड किया जाए। बिहार सरकार का भी एक योजना चलता है, नाम आप उसे बताएं हमें कमेंट सेक्शन में क्या नाम है। तो जब से ये योजनाएं चालू हुई हैं तब से लगभग 11.6 करोड़ हाउस होल्ड को टैप वाटर कनेक्शन मिल चुका है। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। उसी प्रकार से पीएम उज्ज्वला योजना चलाई जाती है, और इस योजना के तहत फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाता है गरीब लोगों को। तो अब तक है 10.3 करोड़ जो हाउस होल्ड्स हैं उनको ये फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद है आपका पीएम आवास योजना जिसके तहत पक्का घर मिला करता है। तो लगभग 2.6 करोड़ लोगों को ये आपका योजना के तहत घर एलोकेट हुआ है। तो ये आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं, डायरेक्ट हमने इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर से निकाला है, ठीक है। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये एकदम ऑथेंटिक होने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद अगर पूछा जाए आपसे कि मोस्ट अप्रिशिएटिंग करेंसी जो रहा है, अप्रिशिएटिंग मतलब जिसका वैल्यू में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई एज कम्पेयर टू अदर करेंसी, वो है आपका जापानीज येन, ठीक है। तो येन जो है आपका जापानीज करेंसी है। और सबसे ज्यादा डेप्रिशिएटिंग यानी कि जिनके वैल्यू में गिरावट हुई जिस करेंसी में, वो है आपका ब्रिटिश पाउंड। ये फैक्ट मैंने इसलिए डाला है क्योंकि 69 बीपीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन आया था। कौन सा क्वेश्चन था आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और उसका आंसर क्या था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो है आपका मॉनेटरी मैनेजमेंट। अब यहाँ पर आने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। रिकॉल करिए आप, इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है 2023-24 में वो क्या परसेंटेज रहा है, सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन डिफरेंट सेक्टर्स का क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और सबसे ज्यादा अप्रिशिएटिंग करेंसी कौन रहा है ये भी आप बताइए, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम दूसरे चैप्टर की तरफ, मॉनेटरी मैनेजमेंट। इसमें घुसने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि मॉनेटरी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। अब भाई इतने सारे पैसे आप देखते हैं, रोज के रोज ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो उसका सप्लाई और डिमांड को मैनेज करना ही मॉनेटरी मैनेजमेंट होता है। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, इन्फ्लेशन ना आ जाए, क्योंकि अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो फिर इन्फ्लेशन आ सकता है, जिसके कारण जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं उसकी दाम बढ़ जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगा। और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारे देश में मॉनेटरी मैनेजमेंट डायरेक्टली कौन करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है, और जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दी गई है वो किसे दी गई है, और इन्फ्लेशन को टारगेट करने का क्या रेट है, मतलब क्या टारगेट रेट डिसाइड किया गया है, आप हमें बताइए, ठीक है। तो ये बात हो गई। एक फैक्ट आपको याद रखना है कि जो 2000 रुपये की नोट्स को विद्रॉ किया गया था सर्कुलेशन से, वो है आपका 7 अक्टूबर 2023 को। और कैश रिजर्व रेशियो ये आपका पीवाईक्यू में आ चुका है, इसलिए मैंने इसको डेफिनेशन के रूप में दिया है।
अब देखिए, कैश रिजर्व रेशियो नाम से ही पता चल रहा है, कैश रिजर्व यानी कि जब आप बैंक में जाते हैं और कुछ पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बैंक सारे के सारे पैसे लोन में दे देते हैं। होता ये है कि आपने पैसे डिपॉजिट किए तो कुछ पैसे वो अपने पास रखते हैं, उसके बाद वो आरबीआई के पास वो रिजर्व के रूप में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। बाकी जो पैसे बचे हैं उसको लोन में दिया जाता है। तो यही जो रिजर्व में रखा गया पैसा है उसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, और इस पर कोई भी इंटरेस्ट आरबीआई बैंक को नहीं देता है, ठीक है। और इस पैसे को और कहीं यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये है आपका कैश रिजर्व रेशियो, कैश में ही रिजर्व करके रखा गया है आरबीआई के पास। उसी प्रकार से होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए वो क्या होता है। और अगर सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया जाता है या घटा दिया जाता है, तो उसके मनी सप्लाई पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आप हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। तो सीआरआर, एसएलआर, ये सब बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो आपका एनपीए साइज है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है ईयर टू ईयर। और मार्च 2024 के लेटेस्ट डाटा के तहत ये आपका 2.8% ऑफ द टोटल लोन गिवन, ये डाटा याद रखना है, 2.8%, ठीक है। नाउ 52.6 करोड़ बैंक अकाउंट्स जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए हैं, ये ध्यान रखना है। और इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है, और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के तहत छोटे छोटे अमाउंट में लोन दिए जाते हैं गरीब लोगों को, ताकि वो अपने कोई छोटा बिजनेस खोलना हो तो कर सकते हैं, पर्सनल यूज के लिए वो लोन ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो लोन लेने वाले लोग हैं, लगभग 98% जो क्लाइंट है वो महिलाएं हैं। आप ये भी बात समझ सकते हैं। तो ये आप मेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेंस में वुमेन्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है, वुमेन्स एम्पावरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आप आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, और मार्च 2024 में अगर स्कोर देखें तो 64.2 है। बस आपको याद रखना है कि ये जो आरबीआई है उसका ही आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, और जो स्कोर आया है वो है 64.2, ठीक है। और गिफ्ट सिटी कहाँ पर है? गिफ्ट सिटी आपका गुजरात में है। गिफ्ट का मतलब होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये सिटी बेसिकली बनाई गई है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए, ठीक है, और गुजरात में है। और यहीं पर ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है, डेकिन यूनिवर्सिटी, नाम आप देख सकते हैं, डेकिन यूनिवर्सिटी। और ये पहला यूनिवर्सिटी बन गया है टू ओपन इट्स ब्रांच कैंपस इन दिस गिफ्ट सिटी, ठीक है। तो यहाँ तक होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपको आंसर देना है। रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है? मैंने आपको बताया था कि जो हमने रेड कलर में हाईलाइट किया है वो एक्चुअली पीवाईक्यू में पूछा गया है। तो रेपो रेट पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको रिवाइज करना है, आपको याद करना है, ठीक है। तो फिर से कुछ रिवाइज करते हैं। आप बताइए कि हमारे देश में जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है, और इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो क्या रखा गया है, और मॉनेटरी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो का क्या डेफिनेशन होता है, कैश रिजर्व रेशियो को अगर हम बढ़ा दें तो मनी सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है, इन्फ्लेशन पर क्या असर पड़ेगा। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम आपसे पूछ रहे हैं। वीडियो पॉज करिए और फिर आप हमें जवाब दीजिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, प्राइस एंड इन्फ्लेशन। इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक बजट जो बिहार का है उसमें कवर करवा दिया है। तो आप आराम से प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। और आपसे गुजारिश है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो सब, आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, जो लीस्ट कंट्री है जिसने, मतलब जो कंट्री विच हैव बीन लीस्ट डेविएटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन टारगेट, जैसे बहुत सारे देश अपने अपने इन्फ्लेशन के टारगेट को सेट करते हैं। जैसे आरबीआई का क्या टारगेट है, जो इन्फ्लेशन है 2 से 6% के बीच में रहे, ठीक है। तो अगर इससे बियॉन्ड जाएगा, 6% से बियॉन्ड जाएगा या फिर 2% से नीचे जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि अपने टारगेट से डेविएट कर रहे हैं। तो ऐसे जो भी अलग अलग कंट्री हो अपने
इन्फ्लेशन टारगेट सेट करते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने टारगेट से डेविएट करते होंगे। तो वो कंट्री जिसने सबसे कम डेविएट किया है फ्रॉम द इन्फ्लेशन टारगेट वो है साउथ अफ्रीका, और जिसने सबसे ज्यादा डेविएशन किया है अपने टारगेट से वो है रशिया। ये क्यों मैंने दिया है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, इसलिए मैंने आपको दिया है। मे बी दिस क्वेश्चन कैन बी कम इनटू द पेपर, ठीक है। उसके बाद रूरल अर्बन इन्फ्लेशन गैप सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है, मणिपुर में है। और एक क्वेश्चन आपके लिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको हम सीपीआई डब्ल्यूपीआई कहते हैं, इसको कौन जारी करता है और इसका बेस ईयर क्या है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं क्यों बार बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सिर्फ पैसिव लर्निंग हो, सिर्फ हम ही बोलते जाएं और आप सुनते जाएं। आपका दिमाग एक्टिव रहना चाहिए, आपका पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी इसेंशियल। इसलिए आप जरूर पार्टिसिपेट करें, जरूर क्वेश्चन का आंसर दें। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बिलीव मी, एक बार अगर आप आंसर देते हैं क्वेश्चन आपका लंबे समय तक याद रहेगा, आपकी रिकॉलिंग पावर भी मजबूत होगी, ठीक है। और एडिबल ऑयल के मामले में बात करें तो भारत काफी ज्यादा एडिबल ऑयल के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, यानी कि बाहर से हम एडिबल ऑयल को मंगाते हैं। लगभग लगभग 50% ऑफ आवर एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट वो इंपोर्ट के माध्यम से होती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और कुछ योजनाएं हैं जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत 81 करोड़ बेनिफिशियरी हैं जिनको फ्री में फूड ग्रेन्स दिया जाता है। उसके बाद पल्सेस यानी कि जो दलहन है, जो दाल आप खाते हैं, इसके बहुत सारे वैरायटी है। अब आप हमें बताइए कौन से टाइप्स ऑफ पल्सेस जो राबी क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप्स है, क्या आप डिफरेंस बता सकते हैं। हालांकि मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला था आगे। तो पल्सेस की बात करें तो इंडिया एक तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, लेकिन फिर भी हमारी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट भी करना पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर वर्ल्ड। तो इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट कंज्यूमर, लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। ये फैक्ट अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रोविंशियल एस्टिमेट्स डाटा फॉर 2023-24, तो जो एग्रीकल्चरल सेक्टर का ग्रोथ रहा है वो है 1.4%। तो ये आपको ग्रोथ रेट एग्रीकल्चरल सेक्टर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ये याद रखना है। हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद आता है आपका एमएसपी। एमएसपी पर दो तीन क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा में इस साल एमएसपी रही है बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट। तो एमएसपी कौन डिसाइड करता है, कौन डिटरमाइन करता है, और रिकमेंड करने वाला कौन है। दो तीन बातें, एक तो होता है कि आपका एक्चुअल में डिसीजन कौन लेता है, और दूसरा है कि रिकमेंड कौन करता है। तो ये दो क्वेश्चन है, दोनों का डिफरेंट आंसर है। हम चाहते हैं कि आप इसका आंसर खुद दें। और एमएसपी क्या होता है कि भाई इतने कम के वैल्यू के भी नीचे हम प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, यानी कि जो क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, क्रॉप्स की अपनी वैल्यू होती है, ठीक है। तो एमएसपी का मतलब होता है कि भाई इससे नीचे के दाम अगर रहेंगे तो प्रोडक्ट को नहीं बेचा जाएगा, तो गवर्नमेंट इस रेट पर खरीद लेती है तब, ठीक है। और ये जो दिया जाता है अप्रोक्स 1.5 टाइम्स द कोस्ट, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अगर कोस्ट जो है आपका 10 रुपीज पड़ा है 1 kg प्रोडक्ट उगाने में, तो जो आपका एमएसपी बनेगा 1.5 यानी 15 रुपीज। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर की। तो एक्सटर्नल सेक्टर पर बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। एक तो जो हमारा एक्सपोर्ट का शेयर है विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल एक्सपोर्ट, इंपोर्ट का जो शेयर है विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल इंपोर्ट, वो कितना परसेंटेज है। तो अगर हम बात करें शेयर इन वर्ल्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज का मतलब होता है गुड्स, तो जो गुड्स एक्सपोर्ट हम करते हैं टोटल वर्ल्ड में जो एक्सपोर्ट होता है उसका 1.8% है। इस पर बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। उसी प्रकार से हम जो सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं तो वर्ल्ड के लेवल पर हमारा जो शेयर है 4.4% है। बस आपको यही दोनों याद रखना है। और एक बात ये ध्यान रखनी है कि सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट इंडिया करता है वो कौन से देश को करता है, यूएसए को करता है। दूसरे नंबर पर यूएई है। उसी प्रकार से इंपोर्ट का जो शेयर है विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल वर्ल्ड, तो आप यहाँ पर देखिए गुड्स के मामले में जो हमारा इम्पोर्ट का शेयर है वो है 2.4%, यानी कि वर्ल्ड में अगर 100% इम्पोर्ट हो रहा है तो इंडिया जो है 2.8% इम्पोर्ट करता है, ठीक है, गुड्स का।
उसी प्रकार से सर्विसेज का इंपोर्ट जो भारत करता है वो है आपका 4%। तो ये दो चीज आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहाँ से भारत करता है, क्लियर होगा आपको, चाइना से करता है। दूसरे नंबर पर आपका यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिस पर बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि भाई यूएई में कौन कौन से आपके ग्रुप ऑफ रीजन आ जाते हैं, है ना, 7 रीजन आते हैं। वो 7 रीजन क्या क्या नाम आप बता सकते हैं, आप बताइए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब जो हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो शेयर होता है वो है आपका टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज का। और दुनिया में ये सेकंड नंबर पर आता है। और अगर हम बात करें करंट अकाउंट डेफिसिट की, आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट होता है। अब ये कंसेप्ट क्या है, इस पर बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, हम चाहते हैं कि इस पर आप जवाब जरूर दें। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसमें क्या होता है कि भाई हम जो वर्ल्ड के साथ ट्रेड करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उसका जो इंफॉर्मेशन होता है वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है। ठीक है, तो एक तरफ आपका करंट अकाउंट, उसके बाद आपका कैपिटल अकाउंट, ऐसे करके होता है। तो इसके डिटेल में तो हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम चाहते हैं कि एक बार आप बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो टॉपिक है 10-15 मिनट का होगा, कहीं ना कहीं आप या तो बुक से पढ़ लें या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम आपके लिए कुछ शॉर्ट समरी बता सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट रहा है, आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 2024 में लगभग $23.2 बिलियन का, विच इज इक्वल टू 0.7% ऑफ जीडीपी। ये फैक्ट याद रखनी है। अब जो रेमिटेंस है, रेमिटेंस मतलब बाहर में हमारे देश के लोग जाके काम कर रहे हैं, तो जो उनको पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ पैसे रख के बाकी इंडिया में भेज देते हैं, इसी को रेमिटेंस कहते हैं। और भारत वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव करने वाला कंट्री है। और कौन से देश से सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है, तो वो है आपका यूएसए। और दूसरे नंबर पर वो है आपका यूएई। अब दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, हम चाहते हैं कि आपको ये डेफिनेशन पता हो, इसलिए आप एफडीआई और एफपीआई क्या होता है ये, और दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बीच बीच में क्वेश्चंस जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए प्लीज, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम्ड बाय बीपीएससी, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ। अब हम यहाँ पर पूरा इकोनॉमी तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन हाँ ये जरूर आपको बता सकते हैं कि हाँ क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पर थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि अगर सब कुछ इसी में पढ़ाना शुरू कर दे तो 3 से 4 घंटे का भी लेक्चर हो सकता है। ठीक है, जो कि बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो जो नेट एफपीआई इनफ्लो आया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में, आप देख सकते हैं $44.1 बिलियन। और एक और क्वेश्चन जो बीपीएससी ने पूछ लिया है पहले भी, हॉट करेंसी वर्सेस हार्ड करेंसी में क्या अंतर है, प्लास्टिक मनी हम किसे कहते हैं। और उसके बाद अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है इस करंट फाइनेंशियल ईयर में, वो है आपका $26.5 बिलियन का। और सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिस सेक्टर में आया है वो है आपका कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, क्योंकि यही सब सेक्टर की काफी ज्यादा डिमांड है। और सबसे ज्यादा एफडीआई कौन से राज्य में आ रहा है, महाराष्ट्र में, इसको याद रखना है। और कौन से देश से आ रहा है, अगर डाटा की बात करें तो सिंगापुर से सबसे ज्यादा आ रहा है, उसके बाद आ रहा है आपका मॉरिशियस। तो ये सब चीजें याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहले भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अब जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर ही रहे हैं तो आप हमें बताइए कि एफडीआई के अंतर्गत क्या क्या कंपोनेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में। बीपीएससी ने इस पर भी काफी क्वेश्चन पूछ लिए हैं, अब तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, मतलब जो पैसे अ, हमारे पास हैं फॉर द ट्रांजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द अदर कंट्री, उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं। ठीक है, और इसको आरबीआई होल्ड करके रखता है। तो आप देखिए जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है एज ऑफ 21 जून 2024, $653.7 बिलियन का रहा है। और ये मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया बिकॉज बीपीएससी ने कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर पूछ लिया था, तो ये मैंने आपको दे दिया है। और इसमें से भी आप बताइए कि सबसे ज्यादा शेयर किसका है, ये सब तो कंपोनेंट है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा शेयर किसका है। और आरटीपी, एसडीआर, ये कौन से इंटरनेशनल संस्था के पार्ट है, ये भी बताइए, क्योंकि इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो देर इज हायर चांसेस बीपीएससी भी पूछ सकती है। ठीक है,
फिर एक आपका चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी को ध्यान रखना है कि ये भारत की एक रणनीति है जिसके तहत चाइना के ऊपर जो हमारा सप्लाई चेन का डिपेंडेंसी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए हम चाइना पर डिपेंडेंट है, तो उस डिपेंडेंसी को खत्म करना ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन। तो होप यहाँ तक आपको सारी चीजें एक एक साथ अच्छे से समझ में आ रही होंगी। बस आपको शांति से सुनना है, रिलैक्स से सुनना है। एक बार आप सुनेंगे चीजें याद हो जाएंगी। रिवाइज करिए, एक बार दो बार वीडियो को देखिए, फिर पीडीएफ आप पढ़िए। पीडीएफ में जो हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए उसको देखिए, फिर आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी इकोनॉमिक सर्वे यूनियन बजट को रिवाइज करने में। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। एक है आपका कि अभी आपको पता है कि हमारा जो एनर्जी है सबसे ज़्यादा किससे आता है, फॉसिल फ्यूल से। और आप देख सकते हैं लगभग 84% ऑफ द एनर्जी आर मेड बाय कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल वाले ही तो है। फिर एक चलता है आपका इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, और इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का प्रयास कर रहे हैं। और गवर्नमेंट का टारगेट भी है कि बाय 2030 हम 5 MMT मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सके। तो ये टारगेट याद रखना है। और आप हमें बताइए, जो आपके हाइड्रोजन फ्यूल बसेस हैं, है ना, यानी कि वैसे व्हीकल्स जो हाइड्रोजन पर चलते हैं, उसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है, आप हमें ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ग्रीन हाइड्रोजन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, ये भी आप हमें बताइए। तो ये शेयर है, सबसे ज़्यादा हमारी एनर्जी कोल से प्रोड्यूस होती है। फिर आपका ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी कि डीजल सब हो गए, पेट्रोल सब हो गए। फिर आप देखिए नेचुरल गैस है। तो ये आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपका कोल का शेयर। उसके बाद कुछ मिनरल्स जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी, तो इसलिए मैंने एक टेबल बना के आपको इस मिनरल्स के नाम भी दे दिए हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, रिजर्व कहाँ है, और इंडिया में क्या स्टेटस है। तो हम चाहते हैं कि इसको आप एक बार देख लीजिए। इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि लिथियम है, तो हमने एक क्वेश्चन भी आपको पूछा लिथियम ट्रायंगल। ठीक है, तो आप हमें बताइए उस लिथियम ट्रायंगल के अंतर्गत कौन कौन से देश आ जाते हैं। फिर कोल में आप देखिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन है, रिजर्व कहाँ पर है। तो ये मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आप हमें बताइए। अब सब कुछ हम ही पढ़ाएं, इससे क्या होगा कि बस आप सिर्फ सुनते रह जाएंगे। आपका दिमाग एक्टिव करवाने के लिए हम कुछ कुछ चीज़ें छोड़ते भी हैं, ताकि आप एक्टिव रहें। आप जवाब जरूर दें, पॉज करें, सोचें, पढ़ें, जवाब दें। आराम से आपका रिवीजन होता चला जाएगा। देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चन भी पूछा, और बीपीएससी ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है गोल्डन ट्रायंगल के बारे में। इस ट्रायंगल का क्या मतलब होता है, कौन से देश आते हैं, ये आप हमें बताइए। लिथियम ट्रायंगल पर पोटेंशियल क्वेश्चन हमने 2-3 बार डिफरेंट लेक्चर्स में इसके बारे में चर्चा भी की है। विजन आईएएस का जो साइंस पीटी 365 है, इस पर भी हमने पढ़ाया है। तो आप हमें बताइए। ठीक है, और आप समझिए कि अब जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, तो उसके ट्रेड करने के लिए, खरीद और बिक्री के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और कुछ प्लेटफॉर्म्स का नाम आपको याद रखना है, बस ऐसे ही नाम याद रखना है। IEX है, PXIL है, HPX है। तो ऐसा अगर नाम आपको बीपीएससी पूछ ले तो याद रखना है आपको, पावर एक्सचेंज ट्रेड प्लेटफॉर्म है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज एक बड़ी समस्या है, आपको ही पता है। और इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक संस्था है UNFCCC। और आप हमें बताइए कि कभी एस्टेब्लिश हुई थी, और इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोटोकॉल है। ठीक है, और पेरिस एग्रीमेंट का क्या टारगेट है, कौन से कॉन्फ्रेंस में ये पेरिस एग्रीमेंट आया था। ये सब कुछ फैक्ट्स हैं, आपको रिवाइज करना है। ठीक है, हम अभी बस आपको लेटेस्ट बता देते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि जो UNFCCC के सदस्य हैं, वो हर साल मीट करते हैं और क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक्शन लेते हैं। तो जो COP28 है वो दुबई में हुआ था, UAE। COP29 बाकू अजरबैजान, और COP30 जो होने वाला है ब्राजील में होने वाला है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, मैच द फॉलोइंग के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, 2015 में इंडिया और फ्रांस के इनिशिएटिव के माध्यम से लॉन्च किया था। अब तक टोटल सदस्य कितना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद है आपका वन वर्ल्ड वन सन वर्ल्ड ग्रिड प्रोजेक्ट। ये आपका इंडिया और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने दोनों मिलकर शुरू किया था, जिसके तहत जो आपका सोलर एनर्जी हर देश में कहीं ना कहीं मौजूद है, तो उसको ग्रिड के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, इसके लिए आपका ये योजना लाया गया था। उसके बाद डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए CDRI प्रोजेक्ट इंडिया के द्वारा इनिशिएट की गई थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कब CDRI प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ स्कीम्स की बात कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी बात किया जल जीवन मिशन के बारे में,
ठीक है। और इसमें एक फैक्ट याद रखना है कि जो लेह है, लेह जो कि लद्दाख का एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आपका डेमचोक विलेज है, और यही वो विलेज है जहाँ पर पहला टैप वाटर कनेक्शन मिला था। तो आपको ध्यान रखना है, इस विलेज का नाम ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीएम उज्ज्वला योजना हमने डिस्कस किया, स्वच्छ भारत मिशन डिस्कस किया, आवास योजना डिस्कस किया, आयुष्मान भारत स्कीम डिस्कस किया। इसके तहत क्या है कि हर साल 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा अंडर प्रिविलेज फैमिली को, जो काफी ज्यादा सीरियस इलनेस फेस कर रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हैं उनके लिए। ठीक है। अब इतना कवर करने के बाद चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, इंडिया का सोशल सेक्टर। अब देखिए, आपको काफी फैक्चुअल लग रहा होगा, लेकिन इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, बस आपको बार बार रिवाइज करना है, तभी आपका क्वेश्चन लर्ने का पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, जितनी रिवीजन उतना रिकॉलिंग, जितनी रिवीजन उतना रिकॉलिंग, ट्रिक अपनाइए। ठीक है, सोचिए, याद होने लगेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट डाटा है, चूंकि बीपीएससी पॉवर्टी के ऊपर काफी ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो 2-3 क्वेश्चन का जवाब आप हमें दीजिए। पॉवर्टी एस्टिमेशन हमारे देश में कौन करता है? ठीक है, और एपीएल और डीपीएल का क्या डेफिनेशन है, ये भी आप हमें बताइए। और एक डाटा आप देख सकते हैं, 2013 से 14 एंड 2022-23 के बीच अप्रोक्स 24.82 करोड़ पीपल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं। और परसेंटेज में बात करें तो अब सिर्फ 11.28% लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसी बात है? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। जिस प्रकार से घटनाएं हमें देखने को मिल रही है आजकल के समय में, वो क्या इंगित करती है? भाई, बेटर पीने का पानी नहीं, आप देखते हैं ना, आप एक स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, जहां आप रह रहे होंगे वहां के आप आसपास के बिल्डिंग्स को देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ के पानी की क्वालिटी देख सकते हैं, खाने की क्वालिटी देख सकते हैं, हॉस्टल्स की क्वालिटी देख सकते हैं। उसके बाद अब हमें बताइए। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं हेल्थ सेक्टर में। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की योजना है जो 2021 में लॉन्च की गई थी। इसके तहत क्या है कि भाई, जो भी आपका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, अब उसका रिपोर्ट आता है तो उसको डिजिटली सेव किया जाए, ताकि विभिन्न डॉक्टर ऑल ओवर इंडिया उसे एसेस कर सके विथ योर परमिशन। तो इसके लिए आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया था। और नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के हाईलाइट के अनुसार आप देखिए कि 10.6% ऑफ एडल्ट इन इंडिया सफर फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। 10.6%, तो ये भी एक बड़ी दुविधा है। ठीक है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, आप हमें डेफिनेशन जरूर बताएं। और एज पर द लेटेस्ट डाटा, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, क्या डेफिनेशन है ये आपका? ठीक है, ये आपको हमें बताना है। तो 2020 में ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घटकर 28 पर 1000 लाइव बर्थ हो गई थी। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो ये आपका घटकर 2020 में 97 पर लाख लाइव बर्थ हो गया था। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, ये ध्यान रखना है। फिर है आपका पोषण भी पढ़ाई भी स्कीम, जो कि 2023 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत जो भी आपके आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं वहां पर आपका न्यूट्रिशन बेस्ड फूड तो दिया ही जाता है, उसके साथ साथ पढ़ाई भी दी जाती है। ठीक है, प्ले बेस्ड लर्निंग की दी जाती है, क्योंकि आजकल बच्चे को प्ले बेस्ड लर्निंग काफी महत्वपूर्ण है। सीखना है, खेलना है, कूदना है, ऐसे लर्निंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अदरवाइज लर्निंग बोरिंग बन जाती है। ठीक है, अब कुछ ऑनलाइन गवर्नमेंट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो चलाए जाते हैं वो आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर वेरियस कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे पीएम ई विद्या है। ठीक है, उसके बाद स्वयं पोर्टल है, स्वयं प्रभा पोर्टल है, स्वयं प्लस पोर्टल है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज योर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसमें 2023 में जो आपका रैंक आया इंडिया का वो है 40, जो कि आपका इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, इसलिए हमने वहां से डायरेक्ट उठा लिया है। अब वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करें तो आप देख लीजिए, जो आपका जेंडर बजट है वो फाइनेंशियल ईयर 2025 में, यानी कि 2024 से 2025 में जो जेंडर बजट है वो बढ़ाकर 3.10 लाख करोड़ कर दिया गया है, और लगभग ये 6.5% ऑफ द टोटल बजट के बराबर है। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना काफी लंबे समय से चल भी रही है। और कौन सा वो राज्य था जहां पर ये योजना सबसे पहले लाई गई थी? और इसका एक इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हैं, जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है। अब इसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो 2023-24 के अनुसार 930 हो गई है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर जो आपका महिलाएं जो साइंस
टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के फील्ड में पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब महिलाएं भी इंजीनियरिंग के कोर्सेज, साइंस के कोर्सेज में दिलचस्पी ले रही हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। उसके लिए योजनाएं भी चल रही हैं, जैसे वाइज किरण प्रोग्राम, विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। तो आपको याद रखना है, ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली महिलाओं को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में बढ़ावा देने के लिए है। उसके बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जो कि आपका पार्लियामेंट में महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात है, वो आपका ये अधिनियम है। ठीक है, तो इसको जो लाया गया है, आपको ध्यान रखना है 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2023 के तहत। लेकिन अगर एक्चुअल अमेंडमेंट की बात करें तो वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, बिल के रूप में भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है, और अमेंडमेंट एक्ट के रूप में भी आपको याद रखना है 106। उसी प्रकार से आप हमें बताइए 105th अमेंडमेंट किसका है, 104th किसका है, 103rd किसका है, 102nd किसका है, 101 किसका है। तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, और आप हमें बताइए 42nd अमेंडमेंट किसका है, 44th अमेंडमेंट कौन कौन से प्रोविजंस की बात करता है, क्योंकि बीपीएससी ने 42nd अमेंडमेंट पर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आप हमें बताइए कितना है। तो 37% है 2022-23 में, जो कि पहले 23.3% हुआ करती थी 2017-18 में। आपको ये नहीं याद रखना, आपको ये याद रखना है कि अभी आपका 37% है। और ये जरूर याद रखना है, बात किसकी हो रही है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की। ठीक है, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो नीति आयोग अपना एसडीजी इंडिया इंडेक्स निकालती है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, जिसमें इंडिया का जो स्कोर है 2023-24 का वो है 71। तो याद रखना है। और इसी के अंतर्गत बहुत सारे सब सेक्टर्स होते हैं, जैसे एक सब सेक्टर है आपका नो पॉवर्टी। तो इसमें जो स्कोर आया है इंडिया के लेवल का वो है 72। तो अगर पूछ दिया जाए नो पॉवर्टी के अंतर्गत क्या स्कोर आया है तो 72। ओवरऑल स्कोर कितना आया है 71। और बिहार को परफॉर्मर स्टेटस मिला है। और यूपी जो है वो रैंक किया है फास्टेस्ट मूविंग स्टेट्स में। तो आपको ये सब फैक्ट्स याद रखने हैं, बीपीएससी पूछती है। नाउ वी आर मूविंग टू करंट एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो। तो आप देखिए लेटेस्ट जो एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट है, इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कही गई है 3.2% है। डेफिनेशन जरूर याद रखना है, मैं जब भी आपको बोल रहा हूँ याद रखना है तो आपको जरूर देखना है डेफिनेशन, क्योंकि बीपीएससी पूछती है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अभी देखिए आप 37 मिनट का लेक्चर हो गया है। अगर सबका डेफिनेशन अगर हम बताने चल गए तो लेक्चर काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपको देखने में भी बोरिंग लगेगा। इसलिए मैंने आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बल्कि कॉम्पैक्ट तरीके से पढ़ाने का कोशिश किया है। और बिहार में जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है इसी डाटा के अनुसार 3.9। और गोवा में सबसे ज्यादा हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कि है 9.7%। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो 57.9%। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक रिपोर्ट निकालती है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट। तो ये किसका है, बस यही याद रखना है। और एक इकोनॉमिक सर्वे के डाटा के अनुसार जो भारत में बढ़ती वर्क फोर्स की आबादी है, उस हिसाब से भारत को काफी ज्यादा रोजगार जनरेट करने की जरूरत है। और इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार लगभग हर एक साल 78.5 लाख जॉब्स जो नॉन फार्म जॉब्स हो, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर जो अन्य जॉब्स है, तो आपको इतना जॉब्स की रिक्वायरमेंट है पर ईयर अंटिल 2030। ठीक है, और अगर हम बात करें करंट वर्कफोर्स ट्रेंड की, तो ये आपका वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो 56% है। और इसी में आपका मेन के यानी कि पुरुष के वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो 54.4% है। वुमेन की बात करें तो आपका 2023 में 27% है, जो कि 2036 में 40% हो जाएगी। ये सब फैक्ट्स कुछ याद रखना है, जानते हैं मित्रों फैक्चुअल है लेकिन याद तो रखना होगा। ठीक है, अब चलते हैं इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है फाइनेंशियल ईयर 2024 में 9.5% से ग्रो कर रही है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ रहा है वो है मैन्युफैक्चरिंग से। और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाएं लाई गई थी वेरियस सेक्टर्स के लिए। ठीक है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाई जाए, हमारे देश में रोजगार बने, रोजगार की क्षमता बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है, हम इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम कर सके। और ये ध्यान रखना है समाधान पोर्टल, संबंध पोर्टल, चैंपियंस पोर्टल, ये सब एमएसएमई के लिए है। और एमएसएमई का मतलब क्या हुआ, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। आपको हमें बताना है कि माइक्रो मीडियम
एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस का क्या डिफिनेशन है, क्योंकि बीपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा है, इस पर यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है। और जो आपका एनएसएसओ है, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आती है, ये कौन कौन से डाटा को कंपाइल करती है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछे हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आपको कहीं ना कहीं जरूर आंसर करना चाहिए। अब आप ये एमसीक्यू सॉल्व करिए जो बीपीएससी ने 69th में पूछा है, और आप हमें आंसर दीजिए कि क्या है। तो आप देख सकेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन अगर आप पीएलआई के बारे में पढ़ते तो आपसे सॉल्व हो जाता। तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं? तो इससे ये पता चलेगा कि आपने पीवाईक्यू अच्छे से किया है। अगर नहीं तो आपको पीवाईक्यू अच्छे से करने की जरूरत है। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है आपका पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो ये जो पीएम गति शक्ति है, इसके तहत आपका इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी बढ़ाई जा रही है मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके। ठीक है, तो इससे आपका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिला है। कैसे? तो आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो वर्ल्ड बैंक निकालती है, उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। 2023 में इंडिया का रैंक 38 है, आपको यही डाटा याद रखना है, इससे पहले का नहीं। ठीक है, तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। इसमें भारत का रैंक 38 आया है। ठीक है, ईयर जरूर याद रखना है, 2023 की बात हो रही है। उसके बाद है आपका भारत नेट प्रोजेक्ट। इसके तहत लगभग 6,85,501 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दिया गया है पूरे देश भर में, जिसके माध्यम से आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल पा रही है। आपको ये किलोमीटर याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है कि लगभग आपका 2.11 लाख ग्राम पंचायत कनेक्ट किए गए हैं, कनेक्ट किए जा चुके हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल से, यानी कि इतने ग्राम पंचायत को अब इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है। उसके बाद एक है आपका एरावत। तो एरावत अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो याद रखना है, भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर है, और इसको 75th पोजीशन मिला है टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में। तो नाम याद रखना है एरावत। तो फ्रेंड्स ये रही आपकी आज की लेक्चर। आप बताइए कि आपको कैसा लगा, क्या आपको आनंद आया, क्या आपको चीज़ें समझ में आई? आपका रिवीजन मजबूत हो जाएगा, आपकी रिकॉर्डिंग मजबूत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको यूनियन बजट का, यूनियन का इकोनॉमिक सर्वे बजट दोनों दिए जाएंगे। उसके बाद आपका जो बिहार का है यूनियन और बजट दोनों दिए जाएंगे। तो हमने कंप्लीट कर दिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक और लेक्चर बचा हुआ है, जो कहीं ना कहीं विद इन फ्यू डेज कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपका 1.5 सालों का साइंस एंड टेक का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा आराम से। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आराम से आप पढ़ते रहिए। आपका जो सिलेक्शन है वो होगा, क्योंकि जो कंटेंट आपको मिल रहा है वो आपको ट्रस्ट करना है। आराम से आप क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।